दोस्तों नमस्कार। एग्जाम कांकस चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं केदारनाथ मिश्रा। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय हम लोग आगामी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा जो 16 व 17 फरवरी को होने वाली है, उसके लिए जीएस के प्रश्नों को पढ़ रहे हैं। उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम करंट अफेयर्स के जो देखिए 2 सेक्शन बचा हुआ था, एक करंट अफेयर्स और एक जो है टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड का हिस्सा बचा हुआ था। आज से हम दोनों की शुरुआत करेंगे, ठीक है? टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड वाला जो हिस्सा है उसके बारे में पहले थोड़ी-सी आपको जानकारी देंगे कि उसको कैसे पढ़ना है, क्योंकि उसको लेकर आप में बहुत चिंता है, बहुत घबराहट भी है। और जो करंट अफेयर्स है, देखिए करंट अफेयर्स जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में पूछा जाता है, वो पहले तो दिया है हमारे सिलेबस में ही, केवल 4 पोर्शन है उसके। एक राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय की प्रमुख घटनाएँ हैं, मुद्दे हैं। दूसरा है प्रमुख व्यक्तित्व है, तीसरा खेल समाचार और चौथा विज्ञान के क्षेत्र में नवीनतम शोध से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है? लेकिन ऐसा है कि जब आप इसके पूर्व के प्रश्नों को देखेंगे जो पहले पूछे गए हैं, तो आपको लगेगा कि एक विशेष सेक्शन से ही ये प्रश्न पूछे जाते हैं। हो सकता है वो पर्यावरण से जुड़ा मुद्दा है, हो सकता है वह शिक्षा से संबंधित मुद्दा हो और हाँ, विज्ञान के जो आविष्कार हैं, नवीनतम आविष्कार जो ज़्यादा प्रभावशाली हैं, ज़्यादा प्रभावित करते हैं, ऐसे पुरस्कारों के संबंध में ही प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है? तो देखिए उसी हिसाब से हमने करंट अफेयर्स के प्रश्नों को तैयार किया है। यह अब जो है करंट अफेयर्स के जो वीडियो हैं वो नियमित अंतराल पे आपको मिलेंगे और हाँ, करंट अफेयर्स जितना उसमें पूछा जाता है उसका मैंने पूर्व में जो प्रश्न आए हैं उसका अध्ययन किया है और उसी हिसाब से प्रश्नों को तैयार करूंगा। अन्य परीक्षाओं की तरह इसमें करंट अफेयर्स नहीं पूछे जाते हैं, बशर्ते आयोग क्या कर दे। इसलिए जो है अलर्ट रहना तो पड़ेगा ही, क्योंकि आयोग का कोई भरोसा नहीं है वो कैसे पेपर बनाएगा, ठीक है? तो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग और जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उनको हम तैयार करेंगे, ठीक है? तो इसके पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिए और इन तथ्यों की पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, ठीक है? अब चलिए आज के प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। आज का जो करंट अफेयर्स है उसमें देखिए लगभग सेक्शन वाइज हमने बांटा है, लेकिन जरूरी नहीं हर जगह हमने वो सेक्शन लिखा है, लेकिन प्रश्न उसी से रिलेटेड है, ठीक है? और इसको याद रखिएगा, जितने प्रश्न बताए जा रहे हैं आप इन्हें तैयार रखिएगा और करंट अफेयर्स के ऐसे प्रश्न आपको रेगुलर मतलब एक नियमित अंतराल पे आपको मिलते रहेंगे, ठीक है ना? चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, फ्रैंकोइस बायरू को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? आपको बताना है कि फ्रैंकोइस बायरू को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। अब देखिए इस देश के साथ भारत के संबंध बहुत अच्छे हैं, ठीक है? और भारत का आना जाना लगा रहता है यहाँ पे, तो इनके बारे में जानना जरूरी है और जो भारतीय परीक्षा प्रणाली है उसमें भी इनको स्थान मिलता रहा है समय समय पे, ठीक है? तो चलिए देखते हैं कि फ्रैंकोइस बायरू किस देश के प्रधानमंत्री हैं। तो फ्रैंकोइस बायरू हैं फ्रांस के प्रधानमंत्री। कहाँ के हैं? फ्रांस के प्रधानमंत्री हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति कौन से हैं? फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रो। कौन है? इमैनुअल इमैनुअल मैक्रो। इमैनुअल मैक्रो जो है ये फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, ठीक है ना? और इन्होंने जो है फ्रैंकोइस बायरू को इमैनुअल मैक्रो ने फ्रैंकोइस बायरू को देश का मतलब यानी फ्रांस का प्रधानमंत्री नियुक्त किया है, ठीक है? तो याद रखिएगा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो हैं और फ्रैंकोइस बायरू प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं नए नए, ठीक है? अगला देखते हैं। आज का दूसरा प्रश्न है, भारतीय कलाकार जसलीन कौर, नाम याद रखिएगा, जसलीन कौर को किस देश के प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है, ठीक है ना? तो भारतीय कलाकार है, कौन है? जसलीन कौर है, ठीक है? जसलीन कौर को किस देश का प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी है ब्रिटेन, ऑप्शन सी है संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑप्शन डी है चीन। आपको बताना है कि भारतीय कलाकार जसलीन कौर को किस देश का प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार दिया गया है, ठीक है? तो देखिए टर्नर पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? ब्रिटेन द्वारा, ठीक है ना? टर्नर पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? ब्रिटेन द्वारा। देखिए टर्नर पुरस्कार के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। टर्नर पुरस्कार की जो स्थापना हुई थी यह हुई थी 1984 में, ठीक है? 1984 में स्थापित हुआ था, ठीक है? और यह जो है किसके लिए? विजुअल आर्ट, किसके लिए? विजुअल विजुअल आर्ट के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है, जिसे कहते हैं दृश्य कला। दृश्य कला के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है, विजुअल आर्ट के लिए पुरस्कार दिया जाता है। और इस वर्ष जो है भारतीय कलाकार जसलीन कौर को यह टर्नर पुरस्कार दिया गया है, ठीक है? उसे सम्मानित किया गया है। यह भारतीय मूल की स्कॉटिश कलाकार है, ठीक है ना? क्या है? यह जो है भारतीय मूल की स्कॉटिश कलाकार है, ठीक है? स्कॉटिश कलाकार है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना? यह ध्यान रखने वाली बात है
क्या है जसलीन कौर? भारतीय मूल की स्कॉटिश कलाकार हैं। और टर्नर पुरस्कार 1984 में स्थापित हुआ था और यह किसके लिए दिया जाता है? विजुअल आर्ट के लिए दिया जाता है, दृश्य कला के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि यूजीसी में मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में ऐसे प्रश्नों को पूछा जाता है। अब देखिए इनको किसके लिए दिया गया, यह भी इंपॉर्टेंट है। देखिए जसलीन कौर को यह पुरस्कार अपनी प्रदर्शनी आल्टर अल्टार, किसके लिए? ऑल्टर अल्टार के लिए दिया गया। तो इनकी प्रदर्शनी का नाम याद रखिएगा, यह जरूर पूछा जा सकता है कि जसलीन कौर द्वारा जो जसलीन कौर की कौन सी प्रदर्शनी लगी थी वहां, उसका नाम था ऑल्टर अल्टार। ठीक है, ऑल्टर अल्टार के लिए जसलीन जसलीन कौर को यह पुरस्कार दिया गया है, कौन सा? टर्नर पुरस्कार। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। देखते हैं तीसरा प्रश्न। देखिए किस शैक्षणिक संस्थान के साथ मिलकर भारतीय रेलवे ने भारत का पहला हाइपरलूप टेक्स्ट ट्रैक तैयार किया है? आपको बताना है कि किस शैक्षणिक संस्थान के साथ मिलकर भारत का पहला हाइपरलूप टेक्स्ट ट्रैक, ठीक है, भारत का पहला हाइपरलूप टेक्स्ट ट्रैक तैयार किया है भारतीय रेलवे ने। ठीक है ना, तो भारत का पहला हाइपरलूप टेक्स्ट ट्रैक किसने तैयार किया है? भारतीय रेलवे ने। अब किसके साथ मिलकर तैयार किया है? तो देखिए आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर, आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर भारतीय रेलवे ने भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक तैयार किया है। ठीक है, तो अब देखते हैं आईआईटी मद्रास। और सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हाइपरलूप क्या है। हाइपरलूप ये जो शब्दावली है इसका प्रयोग कब से किया जाता है और क्या है ये? तो देखिए हाइपरलूप क्या होता है? हाइपरलूप हाइपरलूप एक परिवहन प्रणाली है। क्या है? हाइपरलूप क्या है? यह एक परिवहन प्रणाली है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। हाइपरलूप क्या है? यह एक परिवहन प्रणाली है जिसमें लंबी दूरी की यात्रा, जिसमें जो है लंबी दूरी की यात्रा, हाइपरलूप में क्या होता है? लंबी दूरी की जो यात्रा होती है वह तेज तेज गति से, ठीक है, तेज होती है, सुरक्षित होती है। लंबी दूरी की यात्रा तेज होती है, सुरक्षित होती है और किफायती, ठीक है, सस्ती भी होती है। ठीक है, इस उद्देश्य से इसे डिजाइन किया गया है। अगर आपसे मैं पूछूं कि दुनिया में पहली बार हाइपरलूप का विचार किसने दिया, तो वही सबसे चर्चित उद्योगपति, उनका नाम है एलन मस्क। एलन मस्क ने सबसे पहले हाइपरलूप का विचार दिया था। और कब दिया था? वर्ष 2013 में। वर्ष 2013 में एलन मस्क ने सबसे पहले हाइपरलूप टेक्स्ट ट्रैक, हाइपरलूप जो है हाइपरलूप का विचार दिया था एलन मस्क ने। ठीक है, इसमें क्या होता है हाइपरलूप में? इसमें एक वैक्यूम ट्यूब होती है। क्या होती है? इसमें एक वैक्यूम ट्यूब होती है। थोड़ी सी जानकारी आपको देंगे इसके बारे में। इसमें एक वैक्यूम ट्यूब होती है, इसके अंदर एक कैप्सूल होता है जिसे पॉड कहते हैं। ठीक है, क्या होता है? एक कैप्सूल होता है वैक्यूम ट्यूब के अंदर, इसे पॉड भी कहते हैं। ठीक है, तो जो कैप्सूल होता है या पॉड होता है, इसको बहुत उच्च गति, किससे? उच्च गति से, बहुत उच्च गति मतलब इसको 1200 किलोमीटर पर आवर, 1200 केएम पर आवर के हिसाब से इसे चलाया जाता है। ठीक है ना, 1200 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से इसे चलाया जाता है। ठीक है, चलाया जाता है और इससे जो है यात्रा बहुत गति से हो जाती है, सुरक्षित होती है चूंकि वह वैक्यूम ट्यूब के अंदर होती है, और जल्दी से आदमी अपनी जगह पहुंच जाता है जिसको जहां जाना होता है। ठीक है ना, तो जो उच्च गति की मतलब 1200 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से इसकी स्पीड हो सकती है। ठीक है, तो हाइपरलूप का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? तो एलन मस्क ने दिया था वर्ष 2013 में। ठीक है, इसमें एक वैक्यूम ट्यूब होती है जिसमें एक कैप्सूल या पॉड होता है, इसकी गति 1200 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से हो सकती है। ठीक है, और हाइपरलूप का जो उपयोग है वह क्या है? लंबी दूरी की यात्रा, यह परिवहन प्रणाली है, यह भी ध्यान रखिएगा। और यह लंबी दूरी की यात्रा तेज, सुरक्षित एवं किफायती, ठीक है, इसके लिए है। अब देखिए भारत में जो हाइपरलूप का कार्य है ये कहाँ पर मतलब ये तय किया गया है कि भारत में हाइपरलूप का विकास किधर किया जाएगा, कौन सा रूट उसे मतलब चुना गया है जहां पे हाइपरलूप का विकास है? तो यह जो है मुंबई और पुणे के बीच में, कहाँ? भारत में मुंबई, भारत में मुंबई और पुणे, भारत में मुंबई और पुणे के बीच में, भारत में मुंबई और पुणे के बीच में यह व्यवस्था बनाई गई है कि यहाँ पे यह इसके बीच में हाइपरलूप का परिवहन प्रणाली की शुरुआत की जाएगी। ठीक है ना, इस बात को याद रखिएगा। अब देखिए एक चीज और है कि भारतीय रेलवे ने भारत का पहला हाइपर लूप टेस्ट ट्रैक तैयार किया है। तो किसके सहयोग से तैयार किया है? तो आईआईटी मद्रास के सहयोग से भारतीय रेलवे ने भारत का पहला हाइपर लूप टेस्ट ट्रैक तैयार किया है। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। अब देखिए चूंकि ये शैक्षणिक संस्थान की चर्चा है इसलिए यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि किस शैक्षणिक संस्थान के साथ मिलकर? तो आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर भारतीय रेलवे ने भारत का पहला हाइपर लूप टेस्ट ट्रैक तैयार किया है। अब देखिए
आईआईटी मद्रास द्वारा जो हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक जो तैयार किया गया है उसकी लंबाई कितनी है? अभी उसकी लंबाई है 410 मीटर। कितनी है? 410 मीटर इसकी लंबाई है। हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक की जो लंबाई है जिसे आईआईटी मद्रास ने तैयार किया है कितनी है? 410 मीटर है। तो इसे भी याद रखिएगा कि 410 मीटर जो है लंबी हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक तैयार किया है आईआईटी मद्रास ने भारतीय रेलवे के साथ मिलकर। ठीक है, तो यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे जरूर याद रखिएगा। अगला देखते हैं। अब देखिए चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है विश्व एड्स दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो देखिए आपको पता है कि विश्व एड्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 1 दिसंबर 2024 को। ठीक है, विश्व एड्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 1 दिसंबर को प्रतिवर्ष विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए विश्व एड्स दिवस 2024 का जो थीम है क्या है? सही रास्ता अपनाएं, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। ठीक है, सही रास्ता अपनाएं, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार, यह जो है इसकी थीम है, तो इसे याद रखिएगा। विश्व एड्स दिवस 2024 कब मनाया गया? 1 दिसंबर को मनाया गया और इसका जो थीम है सही रास्ता अपनाएं, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। इसे भी याद रखिएगा, पूछ सकता है, थीम भी पूछ सकता है। ठीक है, अब देखिए आज का पांचवा प्रश्न देखते हैं। आज का पांचवा प्रश्न है भारत के 15वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन बनाए गए हैं? आपको बताना है कि भारत के 15वें नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन बनाए गए हैं। तो ऑप्शन ए है अजय भल्ला, ऑप्शन बी है के संजय मूर्ति, ऑप्शन सी है गिरीश चंद्र और ऑप्शन डी है शांता कुमार। तो आपको बताना है कि भारत के 15वें नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन बनाए गए हैं। तो वह बनाए गए हैं के संजय मूर्ति। ठीक है ना, तो बी ऑप्शन सही है। भारत के 15वें नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन बनाए गए हैं? के संजय मूर्ति। और आप जानते हैं कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 148, किसमें? अनुच्छेद 148 में नियंत्रक महालेखा परीक्षक की चर्चा की गई है, बात की गई, मतलब अनुच्छेद 148 किससे संबंधित है? नियंत्रक महालेखा परीक्षक से संबंधित है। ठीक है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 148। ठीक है ना, और इनकी नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, कल के जो पॉलिटी वाले जो प्रश्न थे उसमें इनके बारे में हमने डिटेल से बताया है। अगर आपने उन प्रश्नों को नहीं पढ़ा है तो आप अभी जाइए और जो असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा की प्लेलिस्ट एग्जाम का अंकस चैनल पे बनी हुई है उसमें आप संविधान का जो कल का पेपर है उसको देखेंगे, तो उसमें नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में हमने डिटेल से बताया है। ठीक है, तो भारत के जो 15वें नियंत्रक महालेखा परीक्षक है वो कौन है? के संजय मूर्ति है। ठीक है ना, अब ये 14वें है, ये 15वें है, तो 14वें नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन थे? तो वह थे गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन थे? जो 14वें नियंत्रक महालेखा परीक्षक थे वो कौन थे? वह थे गिरीश चंद्र मुर्मू जी थी। ठीक है ना, गिरीश चंद्र मुर्मू जी थे। ठीक है, 14वें नियंत्रक महालेखा परीक्षक। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। 15वें नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन है? के संजय मूर्ति। और 14वें नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन है? वह है गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है ना, देखिए गिरीश चंद्र मुर्मू जी के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। यह क्या है? गिरीश चंद्र मुर्मू जी वर्ष 2024 में इनकी जो नियुक्ति हुई थी यह हुई थी संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक के रूप में। संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल, संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष इन्हें चुना गया था। ठीक है ना, संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष इन्हें वर्ष 2024 में चुना गया था। और एक चीज और है कि वर्ष 2024 से लेकर के 2027 तक इन्हें एक दूसरे कार्यकाल के लिए क्या है? इन्हें एक दूसरे कार्यकाल के लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए WHO का, ठीक है, WHO का यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन का, किसका? विश्व स्वास्थ्य संगठन का यानी WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी है WHO का बाहरी लेखा परीक्षक चुना गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का बाहरी लेखा परीक्षक चुना गया है। क्या है? बाहरी लेखा परीक्षक चुना गया है। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है ना, चुना गया है। ठीक है, तो क्या है? यह जो है 14वें जो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक थे वह जो है गिरीश चंद्र मुर्मू जी थे और इन्हें संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष 2024 में चुना गया है। और हाँ, 2024 से 2027 लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए
इन्हें विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का बाहरी लेखा परीक्षक चुना गया है और इस पद पे ये वर्ष 2019 से इस पे है भी, ठीक है ना, इस पे विश्व स्वास्थ्य संगठन के WHO के बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में यह वर्ष 2019 से नियुक्त भी है, कार्य भी कर रहे हैं, ठीक है। तो इनके बारे में यह थी महत्वपूर्ण जानकारी। एक चीज और, जम्मू कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर यही थे, यह भी याद रखिएगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लोग भूल चुके हैं कि जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई तो उसके बाद जम्मू कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? जम्मू कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? जम्मू कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? गवर्नर थे यही गिरीश चंद्र मुर्मू जी, ठीक है। गिरीश चंद्र मुर्मू जी यह पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, ठीक है, किसके? जम्मू कश्मीर के, जब वहां धारा 370 हटाई गई, ठीक है ना। तो इस बात को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जम्मू कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर यही नियुक्त हुए थे। आप लोग इसको भूल चुके हैं, ठीक है, इस पॉइंट को भूल चुके हैं, तो आयोग यहाँ से प्रश्न बना सकता है। तो इस बात को याद रखिएगा। 15वें नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन बने हैं? तो के संजय मूर्ति बने हैं, ठीक है ना। अब चलिए आज का छठा प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी यानी नाडा ने डोपिंग नियमों के उल्लंघन के कारण किस खिलाड़ी पर प्रतिबंध लगा दिया है? किसने? नाडा ने डोपिंग नियमों के उल्लंघन के कारण किस खिलाड़ी पर प्रतिबंध लगा दिया है? ऑप्शन ए है सुनील कुमार, ऑप्शन बी है रवि दहिया, ऑप्शन सी है बजरंग पुनिया और ऑप्शन डी है प्रवीण कुमार। तो आपको बताना है कि राष्ट्रीय डोपिंग एजेंसी नाडा ने डोपिंग नियमों के उल्लंघन के कारण किस खिलाड़ी पर प्रतिबंध लगा दिया है, ठीक है। तो देखिए किस पर प्रतिबंध लगा है? बजरंग पूनिया पे, स्टार पहलवान रहे हैं बजरंग पूनिया पे। नाडा मतलब नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, क्या है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, ठीक है, एजेंसी, इसे याद रखिएगा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, इसे नाडा कहते हैं। इसने जो है बजरंग पूनिया पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया, यह भी ध्यान रखिएगा। कितने दिन का प्रतिबंध लगा है? 4 साल का प्रतिबंध, ठीक है ना। बजरंग पूनिया पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया है एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा ने, ठीक है ना। तो देखिए बजरंग पूनिया पर 4 साल का प्रतिबंध नाडा ने लगाया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि यह जो है स्टार रेसलर रहे हैं भारत के, ठीक है, और इन्हें जो है डोपिंग कोड का उल्लंघन करने के कारण यह 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है, ठीक है ना। अगला देखते हैं। 7वां प्रश्न है, थाईलैंड टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? देखिए थाईलैंड को आप जानते हैं कि उसकी पूरी अर्थव्यवस्था टूरिज्म पे ही टिकी है, और अगर भारत जैसा पड़ोसी उसके पास है जहां से बहुत सारे जो है टूरिस्ट वहां रेगुलर जाते हैं, तो वह जो है इसके लिए भारत में ब्रांड एम्बेसडर तो बनाएगा ही। तो थाईलैंड ने टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? सोनू सूद को, ठीक है। सोनू सूद को थाईलैंड ने अपने टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो इस बात को याद रखिएगा। सोनू सूद आपको पता है कि भारतीय फिल्म अभिनेता है, लेकिन उससे भी अच्छे इंसान है। कोरोना काल में इन्होंने हजारों लोगों की मदद की थी, उनकी जान बचाने में, उनको घर पहुंचाने में, घर घर तक पहुंचाने में इन्होंने जी जान लगा दिया था, ठीक है। तो सोनू सूद को याद रखिएगा, सोनू सूद को थाईलैंड टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं। 8वां प्रश्न है, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए मेधावी छात्रों को कितने लाख रुपए तक का ऋण प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना नवंबर 2024 में शुरू की गई? तो देखिए उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए, किसके लिए? एक चीज याद रखिएगा, अगर आप लोगों से यह पूछ लेगा कि प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना है, बस इतना करके प्रश्न बना दिया, ठीक है ना। अब आपसे उसमें क्या क्या पूछ सकता है? पहला उसमें कथन दे देगा यह उच्च शिक्षा को प्राप्त करने के लिए है, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए, ठीक है, तो बिल्कुल सही है। दूसरा है कि इसमें कितने लाख तक छात्रों को ऋण प्रदान किया जाएगा? तो वह है 10 लाख तक, ठीक है, 10 लाख तक छात्रों को ऋण प्रदान किया जाएगा बिना गारंटी के। और हाँ, ऐसे छात्र जिनके न्यूनतम आय जो है 8 लाख रुपए से कम है, 8 लाख रुपए से कम है, ठीक है, ऐसे छात्रों को 10 लाख रुपए का जो ऋण है वह प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना के तहत प्रदान किया जाएगा। इसके लिए बहुत ज्यादा गारंटी और बहुत ज्यादा मतलब कागजी कार्रवाई का कोई ऐसा वो नहीं है, ठीक है। और इस योजना को लॉन्च किया गया है कब? 6 नवंबर 2024 को। कब लॉन्च किया गया है? 6 नवंबर 2024 को प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई है। किस मंत्रालय द्वारा यह योजना शुरू किया गया है? तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा। विद्या लक्ष्मी योजना है तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा इसे शुरू किया गया है, ठीक है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा इसे शुरू किया गया, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार, ठीक है ना। अब इसे जो है भारत के शीर्ष 860 कितने 860 उच्च शिक्षा संस्थानों
उच्च शिक्षा संस्थानों को 860 उच्च शिक्षा संस्थानों को इसमें शामिल किया गया है, ठीक है ना, इस योजना में शामिल किया गया है, इस बात को याद रखिएगा, इस योजना में शामिल किया गया है, इसमें शामिल किया गया है, ठीक है ना, तो याद रखिएगा। देखिए क्या है, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए मेधावी छात्रों को कितने लाख रुपए तक ऋण प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना के लिए शुरू की गई है, तो वह 10 लाख रुपए, ठीक है ना, 10 लाख रुपए, और यह जो है 8 लाख से कम या 8 लाख वार्षिक आय वाले छात्रों के लिए है। एक चीज और है, आय छात्रों नहीं, छात्रों के परिवारों की आय वाले, ठीक है। एक चीज और है, इसमें ब्याज कितना लिया जाएगा 10 लाख में, तो 3% ब्याज दर रखी गई है। ब्याज दर के बारे में पूछ सकता है कि इसमें कितनी ब्याज दर रखी गई है, तो 3% की ब्याज दर रखी गई है 10 लाख रुपए में, ठीक है ना, तो इसे याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यह परीक्षा में पूछा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि यह हायर एजुकेशन से संबंधित है और मैं इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मान के चल रहा हूं कि यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। अब वह पूछने का तरीका क्या हो सकता है, यह हो सकता है कि यह किस शिक्षा से संबंधित है, उच्च शिक्षा से संबंधित है, कितने लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा, तो 10 लाख रुपए का ऋण दिया जाएगा। विद्यार्थियों की जो अर्हता होती है वो क्या होनी चाहिए इस ऋण को, तो 8 लाख या इसके आसपास 8 लाख तक की वार्षिक आय हो, 8 लाख से कम हो, ठीक है, इसके यह होनी चाहिए योग्यता। अगला है 3% का ब्याज लिया जाएगा इस 10 लाख पे, ठीक है ना। बाकी 6 नवंबर 2024 को इसे जारी किया, लागू किया गया। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इसे चलाया जाएगा। 860 उच्च शिक्षा संस्थानों को इसमें शामिल किया गया। अब इससे ज्यादा इसमें कोई प्रश्न बनने की संभावना नहीं है, इसलिए इस पूरे उसको याद रखिएगा, फैक्ट को, ठीक है। डेट जरूर याद रखिएगा, 6 नवंबर 2024। आजकल जो है आयोग डेट पे बहुत फोकस कर रहा है, तो 6 नवंबर 2024 को जो है यह प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, इसका नवा प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष किसे बनाया गया। आपको बताना है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की जो नई अध्यक्ष है वो किसे बनाया गया है, तो वो है बी ऑप्शन सही है, विजया किशोर रहाटकर। विजया किशोर रहाटकर को राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष बनाया गया है, ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा, विजया किशोर रहाटकर राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष बनाई गई है, ठीक है ना। अब देखिए, विजया किशोर रहाटकर राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष है। देखिए, इसके पहले इन्होंने जो है महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया है। कहाँ? महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में भी इन्होंने काम किया है। साथ ही इन्होंने जो महाराष्ट्र में छत्रपति संभाजीनगर, क्या है, छत्रपति संभाजीनगर, ठीक है, यहाँ की यह मेयर भी रह चुकी हैं, यह भी याद रखिएगा, ठीक है, यहाँ की मेयर भी रह चुकी हैं, ठीक है ना, यह याद रखिएगा, छत्रपति संभाजीनगर की यह मेयर भी रह चुकी हैं विजया किशोर रहाटकर। लेकिन महाराष्ट्र में जब यह राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष थी तो उन्होंने 2-3 काम बहुत महत्वपूर्ण किए थे, उसकी चर्चा हम करना चाहते हैं। तो इन्होंने वहां पे एक प्रज्वला योजना चलाई। प्रज्वला योजना का उद्देश्य क्या था, स्वयं सहायता समूहों को केंद्र सरकार की योजनाओं से जोड़ने के लिए इन्होंने कौन सी योजना चलाई थी, प्रज्वला योजना, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। दूसरी महत्वपूर्ण योजना जो इन्होंने चलाई उसका नाम था सक्षमा योजना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह इन्होंने महाराष्ट्र में इसलिए चलाई थी, एसिड पीड़ितों की मदद के लिए इन्होंने सक्षमा योजना चलाई थी, ठीक है ना। तो महाराष्ट्र में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रहते हुए इन्होंने सक्षमा योजना चलाई एसिड पीड़ितों की मदद के लिए, ठीक है। अब अगला है सुहिता योजना। सुहिता योजना क्यों चलाई थी, तो महिलाओं के लिए 24/7 हेल्पलाइन सेवा के रूप में इन्होंने सुहिता योजना चलाई थी, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो विजया किशोर रहाटकर जी ने महाराष्ट्र में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रहते हुए चलाई थी, तो इसे याद रखिएगा, ठीक है ना। अब देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग यानी राष्ट्रीय महिला आयोग मतलब नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, इसे कहते हैं NCW, ठीक है, NCW, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। इसकी स्थापना कब की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी 31 जनवरी 1992 को। कब? 31 जनवरी 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी। और यह अधिनियम कौन सा था जिसके तहत इसे स्थापित किया गया, तो इसे राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, क्या है, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत इसे स्थापित किया गया है, ठीक है, 1990 के
तहत इसे स्थापित किया गया है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना। तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन यानी एनसीडब्ल्यू की स्थापना कब की गई? 31 जनवरी 1992 को, और राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत, ठीक है ना। तो इस बात को याद रखिएगा। अब चलते हैं अगले। देखिए, इस प्रश्न के संबंध में बहुत सारी जानकारी आपको मिल गई है, ये सारी चीजें आप याद रखिएगा, ठीक है। अब चलते हैं, 10वां प्रश्न है, ब्रिटेन के सामंथा हार्वे के उनके किस उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो देखिए, सबसे पहले सामंथा हार्वे किस देश की हैं? इस बात को याद रखिएगा। प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित सामंथा हार्वे किस देश की हैं? तो वह है ब्रिटेन की, ठीक है ना। अगर पूछा जाए कि बुकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है, तो सामंथा हार्वे को सम्मानित किया गया है, ठीक है ना। इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। तो ब्रिटेन के सामंथा हार्वे, ठीक है। तो दो चीजें, एक तो ब्रिटेन की है, दूसरा इनका नाम है सामंथा हार्वे। उनके किस उपन्यास, मतलब उन्हें बुकर पुरस्कार 2024 दिया गया है। तो बुकर पुरस्कार 2024 उनके किस पुरस्कार के लिए, किस उपन्यास के लिए दिया गया है? तो उसका नाम है ये ऑर्बिटल नाम है उसका, ठीक है ना। ऑर्बिटल नाम है, ब्रिटेन की सामंथा हार्वे है, और उनका जो उपन्यास है ऑर्बिटल, उसे बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है, ठीक है ना। बस इतना बहुत है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा, इसमें लिखना थोड़ी है। अगला प्रश्न है एकदम उसी तर्ज पे, जर्मनी की लेखिका है जेनी एर्पनबेक। कौन है? जेनी एर्पनबेक है। उनकी किस पुस्तक के लिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? यह सम्मानित है, ठीक है। तो क्या है? जर्मनी की लेखिका है जेनी अर्पनबेक, ठीक है ना। उनकी कौन सी पुस्तक है जिसे अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अभी हमने आपको क्या बताया था? बुकर पुरस्कार। बुकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए, बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है सामंथा हार्वे को। अब अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह देखिए, जर्मनी की लेखिका है। कहाँ की है? अगर आपसे कोई पूछे कि अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित जेनी एर्पनबेक किस देश की है, तो यह है जर्मनी की लेखिका है। इनका नाम है जेनी एर्पनबेक। उनकी किस पुस्तक के लिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है? किस पुस्तक के लिए उन्हें सम्मानित किया गया है? तो यह कौन सी पुस्तक है? इस पुस्तक का नाम है, देखिए, कैरोस। जर्मनी की लेखिका जेनी एर्पनबेक को उनकी किस पुस्तक के लिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है? तो कैरोस के लिए, ठीक है ना। उनका जो पुस्तक है, उनका क्या नाम है? कैरोस, ठीक है। तो देखिए, जर्मनी की लेखिका जेनी एर्पनबेक को उनकी पुस्तक कैरोस के लिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है वर्ष 2024 को। अब देखिए, एक है बुकर पुरस्कार, देखिए अंतर देखते हैं। एक है बुकर पुरस्कार, जो हमने अभी ऊपर बताया, बुकर पुरस्कार, और दूसरा है अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, बुकर पुरस्कार। अब बताइए, इन दोनों में अंतर क्या है? इन दोनों में अंतर क्या है, इसको देख लेते हैं, क्योंकि दोनों प्रश्न एक साथ हैं, बुकर पुरस्कार और अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। अब बुकर पुरस्कार क्या होता है? यह जो है केवल अंग्रेजी भाषा में, ओनली इंग्लिश, ठीक है, ओनली इंग्लिश लैंग्वेज, ओनली इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। यह जो है केवल अंग्रेजी भाषा में जो कार्य किया गया रहेगा, कोई उपन्यास लिखा रहेगा, उसके बारे में यह पुरस्कार दिया जाता है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार क्या है? यह किसी भी भाषा में, किसी भी भाषा में किए गए कार्य और मुख्य रूप से अनुवाद के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है ना। अनुवाद के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। किसी भी भाषा में लिखा गया हो, उसका अनुवाद जो किया गया है, उसके लिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है ना। बुकर पुरस्कार जो दिया जाता है, एक तो केवल इंग्लिश में वह लिखा होना चाहिए उपन्यास या कोई भी रचना। दूसरा है, यह यूके और आयरलैंड में ही प्रकाशित हो, यूके और आयरलैंड में ही प्रकाशित हो, यह भी बात याद रखना है। यूके और आयरलैंड में प्रकाशित हो, इस बात को याद रखना है, ठीक है ना। तो क्या है? यूके और आयरलैंड में प्रकाशित होना चाहिए। यह बुकर पुरस्कार जिसे प्रदान किया जाता है, ठीक है, उसके लिए है कि यूके और आयरलैंड में प्रकाशित हुआ रचना। और यह क्या है? जो अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है, यह जो है वर्ल्ड लेवल पे है, विश्व स्तर पर कहीं भी, विश्व स्तर पर कोई भी भाषा हो और कोई भी लेखक हो, ठीक है, कोई भी लेखक हो, दोनों इसमें चलता है, ठीक है ना, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है। अब अनुवादक का योगदान इसमें, तो देखिए, इसमें जो है अनुवादक को सम्मानित किया जाता है। किसमें? अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार में अनुवादक को सम्मानित किया जाता है, ठीक है ना, अनुवादक को सम्मानित किया जाता है, यह बात याद रखिएगा, ठीक है ना। तो देखिए,
इसकी स्थापना कब की गई? बुकर पुरस्कार की जो स्थापना की गई, यह की गई स्थापना की गई 1969 में, बहुत पुराना पुरस्कार है। और अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की स्थापना कब की गई है? इसकी स्थापना की गई है वर्ष 2005 में। ठीक है, तो इन दोनों बातों को याद रखिएगा। अब देखिए यहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखिए सामंथा हार्वे ब्रिटेन की रहने वाली हैं, इनको बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। उनका उपन्यास है आर्बिटल। और दूसरा है जर्मनी की लेखिका है जेनी एर्पेनबेक, उनकी जो पुस्तक है उसका नाम है कैरोस, और उसे अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और बाकी इन दोनों में जो मुख्य अंतर है वो हमने आपको बता दिए है। ठीक है ना। अब चलिए अगला हिस्सा देखते हैं, ये खेल से संबंधित है। ठीक है, खेल से संबंधित जो पुरस्कार है या खेल है जो जीते हैं उनको देख लेते हैं, जो प्रतियोगिताएं संपन्न हुई हैं। देखिए खेल में ओमान में आयोजित 5वें पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब किस देश की टीम ने लगातार तीसरी बार जीता है? इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। देखिए सबसे पहले कि 5वें पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 का आयोजन कहां किया गया? तो ओमान में। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। 5वें पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 खिताब का आयोजन कहां किया गया? ओमान में किया गया। किस देश की टीम ने लगातार तीसरी बार जीता है? तो वह है भारत। ठीक है, भारत की टीम ने लगातार तीसरी बार यह पुरस्कार जीता है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए 13वां प्रश्न, 50वीं राष्ट्रीय महिला शतरंज चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता? 50वीं राष्ट्रीय महिला शतरंज चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है पीवी नंदिधा ने। सी ऑप्शन सही है। देखिए नाम कैसा है, कितना बढ़िया नाम है, पीवी नंदिधा। ठीक है ना। तो 50वीं राष्ट्रीय महिला शतरंज चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? पीवी नंदिधा ने। ठीक है ना, इसे याद रखिएगा। अब देखिए 50वीं राष्ट्रीय महिला शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन कहां हुआ था, यह भी जान लेते हैं, यह महत्वपूर्ण है। इसका आयोजन कहां किया गया था? तो इसका आयोजन किया गया था तमिलनाडु राज्य में। कहां किया गया था? तमिलनाडु राज्य में। ठीक है ना। 50वीं राष्ट्रीय महिला शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया गया था? तमिलनाडु राज्य में किया गया था, यह भी याद रखिएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं 14वां प्रश्न देखते हैं। 23 नवंबर से 12 दिसंबर 2024 को सिंगापुर में आयोजित 18वां विश्व शतरंज चैंपियनशिप को किसने जीता? आपको बताना है कि 23 नवंबर से 12 दिसंबर 2024 को सिंगापुर में आयोजित 18वां विश्व शतरंज चैंपियनशिप को किसने जीता? ऑप्शन ए है डिंग लिरेन, ऑप्शन बी डी कुकेश, ऑप्शन सी है मैग्नस कार्लसन और ऑप्शन डी है हिकारू नाकामुरा। तो बताइए किसने जीता है? तो देखिए यह पुरस्कार किसने जीता है, यह शतरंज चैंपियनशिप? तो इसको जीता है डी कुकेश ने। ठीक है ना। तो सिंगापुर में आयोजित 18वां विश्व शतरंज चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? डी कुकेश ने जीता है, और यह इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक तो विश्व शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन कहां हुआ? तो सिंगापुर में हुआ, एक प्रश्न का जवाब यह हो गया। दूसरा कि यह कौन सा नंबर था शतरंज चैंपियनशिप का? तो यह 18वां था। ठीक है ना। तीसरा कि इसे किसने जीता? तो भारत के डी कुकेश ने 18वें विश्व शतरंज चैंपियनशिप को जीता, जिसका आयोजन हुआ था सिंगापुर में। ठीक है ना। अगला देखते हैं, आज का 15वां प्रश्न है। 26 नवंबर से 1 दिसंबर 2024 तक लखनऊ में आयोजित सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? आपको बताना है कि 26 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच आयोजित हुआ है, यह डेट याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि इस समय आयोग जो है पगलाया हुआ है, वो डेटें पूछता है। ठीक है, तो आप डेट को याद रखिएगा। 26 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच में लखनऊ में आयोजित सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो बताइए, ऑप्शन ए है जिया हेंग जेसन ते, ऑप्शन बी चिराग शेट्टी, ऑप्शन सी है बी साई प्रणीत और ऑप्शन डी है लक्ष्य सेन। तो किसने जीता है सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप? तो देखिए खिताब किसने जीता है? लक्ष्य सेन ने। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। लक्ष्य सेन ने सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता जो 26 नवंबर से 1 दिसंबर 2024 के बीच में लखनऊ में आयोजित की गई, इसको जीत लिया है। ठीक है ना। चलिए आज का 16वां प्रश्न देखते हैं। देखिए दुबई में आयोजित 11वां एसीसी अंडर 19 पुरुष एशिया कप 2024 का खिताब किस देश ने भारत को पराजित कर जीता? कौन सा है? एसीसी अंडर 19 पुरुष एशिया कप 2024 का खिताब किस देश ने भारत को पराजित कर जीता है, और यह आयोजन कहां हुआ है? यह आयोजन हुआ है दुबई में। ठीक है, तो बताइए पाकिस्तान, ऑप्शन ए है पाकिस्तान, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी बांग्लादेश और ऑप्शन डी अफगानिस्तान। तो बताइए इनमें से कौन सा सही है? तो देखिए दुबई में आयोजित जो एसीसी अंडर 19 पुरुष एशिया कप 2024 का खिताब है, वह भारत को हराकर किसने जीता है? बांग्लादेश ने। ठीक है ना, तो सी ऑप्शन सही है। बांग्लादेश ने भारत को हरा करके एसीसी अंडर 19 पुरुष एशिया कप 2024 का खिताब जीत लिया है। ठीक है, अगला देखते हैं। 17वां प्रश्न है, किस देश ने साउथ अफ्रीका को हराकर पहली बार आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब जीता है?
आपको बताना है कि किस देश ने साउथ अफ्रीका को हराकर पहली बार आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब जीता है। तो देखिए किसने जीता है, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की टीम ने साउथ अफ्रीका को हराकर पहली बार आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब जीता है और यह इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, ठीक है ना। दूसरा प्रश्न देखते हैं, किस देश ने साउथ अफ्रीका को हराकर आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब जीता है। तो आपको बताना है न्यूजीलैंड है, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया और भारत है, ठीक है। आपको बताना है किस देश ने साउथ अफ्रीका को हराकर आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब जीता है, ठीक है। तो बताइए इसमें से कौन जीता है। तो देखिए वर्ष 2024 का जो आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब है वह भारत ने जीता है और भारत ने किसको हराया था, साउथ अफ्रीका को फाइनल में हराया था। अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि इस साल जो है वर्ष 2024 में जो 2020 वर्ल्ड कप था उसमें जो महिला टीम थी, महिला टीम की महिला टी20 वर्ल्ड कप की उप विजेता कौन थी, महिला टी20 वर्ल्ड कप की उप विजेता टीम कौन थी, उप विजेता टीम वह थी साउथ अफ्रीका, ठीक है ना, साउथ अफ्रीका। और पुरुष टी20 वर्ल्ड कप के पुरुष टी20 वर्ल्ड कप के उप विजेता टीम कौन थी, पुरुष टी20 वर्ल्ड कप की उप विजेता टीम कौन थी, वह भी थी साउथ अफ्रीका, ठीक है ना। तो इस प्रकार साउथ अफ्रीका की जो महिला और पुरुष टीमें हैं यह दोनों टी20 वर्ल्ड कप की उप विजेता टीमें थी, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा, एक साथ इसको रट लीजिएगा, कहीं लिख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं, प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में जान लेते हैं। देखिए अभी हाल ही में जाकिर हुसैन जो प्रसिद्ध तबला वादक थे, इनका निधन हो गया 16 दिसंबर 2024 को। कहां निधन हुआ, सैन फ्रांसिस्को में निधन हुआ। 73 वर्ष की आयु थी इनकी। इन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, आपको यह बताना है कि इन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, ठीक है ना। तो देखिए इसमें ऑप्शन है वर्ष 2020 में, वर्ष 2021 में, 2022 में या 2023 में। आपको बताना है कि जाकिर हुसैन जो प्रसिद्ध तबला वादक थे, उनका निधन जिनका 16 दिसंबर 2024 को हो गया है सैन फ्रांसिस्को में, उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो देखिए जाकिर हुसैन को वर्ष 2023 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, इस बात को याद रखिएगा। जाकिर हुसैन को वर्ष 2023 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, ठीक है ना। इस बात को याद रखिएगा कि जाकिर हुसैन को वर्ष 2023 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, ठीक है ना। 20वां प्रश्न है, 34वें व्यास सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। आपको बताना है कि 34वां व्यास सम्मान जो है वह वर्ष 2024 में किसे सम्मानित किया गया है, 34वें व्यास सम्मान से। तो ऑप्शन ए है ज्ञान चतुर्वेदी, ऑप्शन बी है पुष्पा भारती, ऑप्शन सी है सूर्यबाला और ऑप्शन डी है रामजी तिवारी। तो 34वें व्यास सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। तो देखिए 34वें व्यास सम्मान से सूर्यबाला को सम्मानित किया गया है। किसको, सूर्यबाला को सम्मानित किया गया है 34वें व्यास सम्मान 2024 से, ठीक है ना। तो 34वां व्यास सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया है, तो सूर्यबाला को सम्मानित किया गया है, ठीक है ना। देखिए सूर्यबाला जी जो है हिंदी लेखिका है, क्या है, हिंदी लेखिका है, हिंदी लेखिका है। और इनका जो एक उपन्यास है उसका नाम है कौन देश को वासी, क्या है, कौन देश को वासी, कौन देश को वासी, वेणु की डायरी, वेणु की डायरी, ठीक, वेणु की डायरी, ठीक है ना। तो क्या है, ये सूर्यबाला जी हिंदी लेखिका है और इनकी जो रचना है उपन्यास है कौन देश को वासी, वेणु की डायरी। इसी के लिए इन्हें व्यास सम्मान 2024 प्रदान किया गया है। तो ये इनका उपन्यास भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 34वां व्यास सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया है, सूर्यबाला जी को, और यह हिंदी की लेखिका है। और कौन देश को वासी, वेणु की डायरी इनकी रचना है, ठीक है। इसके लिए इन्हें व्यास सम्मान दिया गया है, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 26वें गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आपको यह बताना है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 26वें गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो 26वें गवर्नर बने हैं वह कौन बने हैं, बताइए। तो देखिए ऑप्शन 1 है शक्तिकांत दास, ऑप्शन बी है संजय मल्होत्रा, ऑप्शन सी है संजीव कुमार और ऑप्शन डी है अजय सूद। तो देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 26वें जो गवर्नर बने हैं वह बने हैं संजय मल्होत्रा, ठीक है ना। और यह प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक है क्योंकि प्रमुख व्यक्तित्व में यह प्रश्न आता है, ठीक है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 26वें गवर्नर कौन नियुक्त किए गए हैं, तो नियुक्त किए गए हैं संजय मल्होत्रा, इसे याद रखिएगा, बी ऑप्शन सही है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आज का 22वां प्रश्न है, पद्म विभूषण से संबंधित यशयम कृष्णा
का 10 दिसंबर 2024 को 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। किसका? पद्म विभूषण इनको मिला था। नाम है एस.एम. कृष्णा। वे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में भारत के कौन से मंत्री थे? तो आपको बताना है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में मंत्री रहे एस.एम. कृष्णा, जिन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। इनकी मृत्यु 10 दिसंबर 2024 को 92 वर्ष की आयु में हो गई। तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में ये कौन से मंत्री थे? ऑप्शन ए है वित्त मंत्री, ऑप्शन बी विदेश मंत्री, ऑप्शन सी रक्षा मंत्री और ऑप्शन डी कृषि मंत्री। बताइए इसमें कौन से मंत्री थे? तो देखिए, ये जो है विदेश मंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का कार्यकाल था, या प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, तो उन्होंने इन्हें विदेश मंत्री के रूप में नियुक्त किया था। देखिए इनके बारे में जान लेते हैं। इनका जो पूरा नाम है वो सोमनाहल्ली मलैया कृष्णा है। क्या है? सोमनाहल्ली इनका नाम है सोमनाहल्ली मलैया कृष्णा। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा, सोमनाहल्ली मलैया कृष्णा, या इन्हें कहते हैं एस.एम. कृष्णा। क्या है? एस.एम. कृष्णा कहते हैं। ठीक है ना, तो याद रखिएगा एस.एम. कृष्णा जी। इनका क्या है? ये जो है वर्ष 1999 से 2004 तक ये क्या थे? कर्नाटक के मुख्यमंत्री। ठीक है, कर्नाटक के 99 से 2004 तक ये क्या थे? कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे। ठीक है, 99 से 2004 तक। ठीक है, उसके बाद 2004 से लेकर के 2008 तक ये क्या थे? ये महाराष्ट्र के राज्यपाल थे। ठीक है ना, 2004 से 2008 तक ये क्या थे? महाराष्ट्र के राज्यपाल थे। ठीक है, यह भी बात याद रखिएगा। और 2008 के बाद जो है वर्ष 2009 में क्या है? 2009 में ये क्या थे? ये प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कैबिनेट में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इन्हें क्या किया? इन्हें जो है अपनी केंद्रीय कैबिनेट में शामिल किया और इन्हें विदेश मंत्रालय सौंपा, विदेश मंत्री की जिम्मेदारी दी। ठीक है, विदेश मंत्री नियुक्त किया। ठीक है, तो एस.एम. कृष्णा, यह देखिए 1999 से 2004 तक क्या थे? यह कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और 2004 से 2008 तक महाराष्ट्र के राज्यपाल भी रहे और 2009 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इन्हें विदेश मंत्री के रूप में नियुक्त किया था। ठीक है, तो इनका निधन हो गया है। इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। तो दोस्तों ये थे अभी तक के जो बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे। ठीक है, ये 22 प्रश्न थे। इन प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिएगा। मैंने प्रयास किया है हर प्रश्न के बारे में जितना डिटेल हो सकता है उसको बताने की। देखिए, और परीक्षाओं की तरह हायर एजुकेशन में करंट अफेयर्स नहीं पूछे जाते। ठीक है, इसकी एक विशेष क्राइटेरिया है और इसी रूप में यहाँ से प्रश्न आते हैं। जितने पूर्व के प्रश्न हैं उनको आप देख सकते हैं कि एक विशेष प्रकार के ही प्रश्न हायर एजुकेशन में पूछे जाते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को छांट कर हम लाते रहेंगे। यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करिएगा और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा और इन तथ्यों के पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मेहनत से पढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद।